पार्ट 2 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पार्ट 1 में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, तो पार्ट 2 में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने वाले हैं। We all know that sexual reproduction it needs both mother and father. या two gametes are required for the sexual reproduction. Now let us see how the sexual reproduction takes place इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट होता है फ्लावर। तो आपको यहाँ पे एक कंप्लीट फ्लावर दिखाया गया है। इस फ्लावर में इट इज हैविंग 4 वॉल्स। द 4 वॉल्स आर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें से जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है इन्हें हम एसेंशियल वॉल्स कहते हैं। ये वॉल्स है बिकॉज ये रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। whereas calyx and corolla they are said to be accessory whorls because they are responsible for the protection of inner whorls। तो यहाँ पे ये जो inner whorl दिखाए हुए हैं इनको प्रोटेक्शन करने का काम कैलिक्स और करोला करते हैं। Now let us see what this calyx, corolla, androecium and gynoecium consist of. So let us begin with the calyx। तो सबसे पहले जो कैलिक्स है ये बना हुआ होता है सेपल्स का। तो यहाँ आपको सेपल्स दिखाए हुए हैं। सो कैलिक्स इट इज मेड अप ऑफ सेपल्स और ये ग्रीन कलर के होते हैं जो इनर मोस्ट वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सो इट इज द फर्स्ट वॉल और द कैलिक्स। उसके बाद आता है करोला। करोला इट कंसिस्ट ऑफ द पेटल्स। इसके अंदर में हम कलरफुल पेटल्स देखते हैं फ्लावर्स में। तो ये सब जो है ये करोला होता है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड इसमें, दैट इज एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम जो होता है ये मेल पार्ट होता है और ये स्टेमेन का बना हुआ रहता है। सो एंड्रोशियम इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। यहाँ आपको दिख रहा है एंथर दिख रहा है, फिलामेंट दिख रहा है। सो ये जो एंथर और फिलामेंट है ये मेल पार्ट या मेल गेमेट्स होते हैं जहाँ पे प्रोड्यूस्ड होते हैं। सो दिस इज द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज नोन एज एंड्रोशियम। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वॉल पे विच इज नोन एज गाइनोशियम। अब ये गाइनोशियम जो होता है ये कार्पिल का बना हुआ रहता है और ये कार्पिल जो है ये 3 पार्ट्स में बना है, दैट इज ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इस तरह से ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पूरा पार्ट ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा ये बना हुआ है हमारे गाइनोशियम का या फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट का। तो इस तरह से हर फ्लावर में ये 4 वॉल्स होते हैं। जिन फ्लावर्स में ये 4 वॉल्स होते हैं उन्हें हम कंप्लीट फ्लावर्स कहते हैं। जिनमें नहीं होते हैं जैसे पपैया है या तुजा है, ये प्लांट्स में क्या होता है सिंगल गेमेट प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं या मेल एंड फीमेल फ्लावर्स कहते हैं। बट इफ इट इज प्रेजेंट देन इट इज सेड टू बी अ कंप्लीट फ्लावर। नाउ लेट अस सी हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पोलन ग्रेन का एंथर या स्टिग्मा पे गिरना है। हमने देखा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी इस तरह से होते हैं। तो जो यहाँ एंथर होता है ये जो एंथर के ऊपर में यहाँ आपने देखा होगा कि एंथर बाइलोब्ड होता है जिसके अंदर में पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स जो है यहाँ स्टिग्मा पे होने चाहिए, गिरने चाहिए। यहाँ स्टिग्मा में स्टिकी सब्सटेंस होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है कि ये जो प्रोसेस जिसमें ट्रांसफर ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा टेक्स प्लेस, इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन जो होता है इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट्स। एजेंट्स कौन कौन से हैं? तो एजेंट्स होते हैं विंड होता है या एयर होता है या वाटर होता है या इवन एनिमल्स। यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि हाउ द बटरफ्लाई, हियर वी आर शोइंग द बटरफ्लाई, कैसे इधर से उधर वो एक फूल से दूसरी फूल में जा रही है और उसके पैरों में उसके पंखों में ये जो एंथर्स होते हैं ये अटैच हो जाते
हैं और फिर यहाँ से जाके ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरते हैं। इस तरह से पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन यानी ट्रांसफर हो रहा है एंथर का पोलन ग्रेन्स पे। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। नाउ दिस पॉलिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप। अब ये दो टाइप कौन कौन से हैं देखते हैं। तो दिस फर्स्ट इज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज द क्रॉस पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन हो रहा है विद इन द सेम फ्लावर देन इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। यहाँ पे आपको छोटा सा वीडियो क्लिप जो दिखा रहे हैं कि ये भौरा वहीं के वहीं मंडरा रहा है, तो यहाँ के यहाँ पे ही क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। एंथर और स्टिग्मा जो है यहाँ पे बराबर मेल गैमेट्स जो है पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पे गिर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरी तरह का एग्जाम्पल होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जो यहाँ आपको दूसरे स्लाइड में दिखाया हुआ है कि ये बटरफ्लाई यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही है। सो इफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, फ्लावर डिफरेंट होगा लेकिन इनका स्पीशीज सेम होता है, तो ऐसे समय में हम इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सारे फ्लावर्स में, ताकि उसका फर्टिलाइजेशन हो या यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होने चाहिए। अब ये फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है हम देखते हैं। सो व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा दे ट्रांसफर टू द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब से स्टाइल में आते हैं और स्टाइल से ओवरी में जाते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है किस तरह से यहाँ पोलन ग्रेन गिरा है, ये पोलन ट्यूब से एंट्री करता है, यहाँ से आता हुआ ओवरी में जाता है और फिर ओवरी से ट्रांसफर होके यहाँ पे ओवरी में आके फिर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स इज सेड टू बी डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ व्हाई इट इज सेड टू बी डबल फर्टिलाइजेशन, तो ये जो मेल गैमेट्स होते हैं, ये मेल गैमेट्स देखिए यहाँ से स्पर्म सेल एंटर हो रहा है, एक स्पर्म सेल जो है ये एक सेल के साथ में यूनाइट हो रहा है और इस तरह से यहाँ जाइगोट तैयार हो रहा है जो आगे जाके एम्ब्रियो तैयार करके नया प्लांट डेवलप करता है। तो ये जो दूसरा वाला जो स्पर्म सेल या मेल गैमेट होता है ये क्या करता है, ये दो एंडोस या पोलर न्यूक्लियस के साथ में फर्टिलाइज्ड होते हैं और इस तरह से यहाँ पे 3 न्यूक्लिएटेड मटेरियल इज फॉर्म, जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है न्यूट्रिशन का। तो इस तरह से आप देखोगे कि प्लांट्स में हमेशा दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, एक यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो रहा है, एक का और मेल गैमेट का यूनियन हो रहा है, तो दूसरी जगह पे वो एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है। तो दैट्स व्हाई टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन आर टेकिंग प्लेस एंड सो द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट इज सेड टू बी अ डबल फर्टिलाइजेशन। सो इस तरह से प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या हो रहा है, देखिए जाइगोट इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। जैसे ही यहाँ पे ये मेल और फीमेल गैमेट्स का यूनियन होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है। अब एम्ब्रियो जब फॉर्म होता है तो ओव्यूल जो होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड्स, वेयरएज जो ओवरी है बेस में वो फ्रूट्स बनाती है और ये फ्रूट्स के अंदर में सीड्स होते हैं, जो सीड्स जर्मिनेट होते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ पे आपको वीडियो क्लिप में दिखाया है, ये देखिए जर्मिनेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे प्लूम्यूल रेडिकल जो है ये बराबर ग्रो हो रहे हैं और उनको अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो रेडिकल जो है वो आगे जाके रूट्स बनते हैं और प्लूम्यूल जो है वो आगे जाके स्टेम का काम करती है। इस तरह से फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद में ऑल द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब इस तरह से ये सीड जर्मिनेशन होता है। तो ये हो गया हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। अब हम आगे जाते हैं, हम आगे देखते हैं हाउ द
sexual reproduction takes place in human beings. So we all know that human beings, they have the special reproductive system with the special organs which are developed in the body of the man and woman due to the sex chromosome. तो यहाँ पे मैंने आपको human male reproductive system और female reproductive system दिखाया हुआ है. अब अगर हम human male reproductive system की बात करते हैं तो यहाँ पे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है, सेमिनल वेसिकल दिख रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स दिख रहे हैं, वास डिफरनेस जो है ये दिख रहा है, यहाँ पे कोपर्स ग्लैंड्स दिख रहे हैं, उसके बाद में यूरिनोजेनाइटल डक्ट आपको दिख रही है और यहाँ पे आपको एपिडाइमिडिमस दिख रहा है और इसकी कवरिंग जो होती है इसे हम स्कॉर्टियम कहते हैं और यहाँ अंदर में आपको टेस्टीज दिख रहे हैं. तो ये सारी जो है दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब ये जो टेस्टीज होती है ये टेस्टीज इस कॉटन के अंदर में प्रेजेंट होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. इट कंटेन न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे ट्यूब्यूल्स में वो डिवाइड होता है मियोसिस से और फिर स्पर्म्स तैयार होते हैं. तो ये स्पर्म्स जो है ये फॉरवर्ड किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस ट्यूब्यूल्स. आपको मैं बता दूं कि एक स्पर्म जो ये एपिडाइडिमिस होता है इसका जो मेजरमेंट होता है ये 6 मीटर्स का होता है और अगर हम लेंथ ऑफ द स्पर्म की बात करें तो वो 60 माइक्रोमीटर्स होता है. एक स्पर्म जो होता है ये सिंपल टैडपोल शेप में होता है. टैडपोल कैसा होता है? एक फ्रॉग का टैडपोल आपने देखा है. तो इस तरह से उसको हेड होता है और टेल होता है और ये जो स्पर्म होता है ये सिर्फ जो है 60 माइक्रोमीटर्स का मेजरमेंट होता है. कितना टाइनी और कितना माइन्यूट है, लेकिन इस छोटे से स्पर्म को पता है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है. तो ये छोटा सा स्पर्म अक्रॉस 6.5 अप्रोक्सीमेटली मीटर ट्रैवल्स करता है जब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलता है. तो इस तरह से आप देखोगे ये छोटे से स्पर्म्स जो होते हैं ये 6.5 मीटर क्रॉस करते हैं और जब ये क्रॉस होते रहते हैं तब इन्हें एनर्जी की जरूरत होती है. तो ये एनर्जी की जरूरत के लिए फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है सीमेंस में, लिक्विड्स में, जो इनको एनर्जी देने का काम करता है. नाउ ड्यूरिंग ट्रैवलिंग द स्पर्म्स इट गेट्स ग्रेजुअली मैच्योर्ड और फिर ये कैपेबल हो जाता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए. अब ये सेमिनल वेसिकल वॉल्स जो प्रेजेंट है यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं ये यहाँ पे ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं. उनके बाद कोपर्स ग्लैंड जो होते हैं ये सिक्रीशंस देते हैं और ये सिक्रीशंस जो है ये स्पर्म को सीमेंट बनाने के काम में आता है जो आगे जाके वेजिना में डिपॉजिट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द पेनिस. अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. यहाँ आपको दिखाया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ये ओविडक्ट दिख रहा है, यहाँ ओवरी दिख रही है, मेन पार्ट है इसका यूट्रस एंड वेजिना. तो इस तरह से ये भी एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं. जनरली हर मंथ में एक ओवम रिलीज किया जाता है इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड फ्रॉम अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी. एक बार अगर लेफ्ट ओवरी से आया है तो नेक्स्ट टाइम वो राइट ओवरी से आएगा. अब ये फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट जो आपको दिख रहे हैं फनल शेप के, यहाँ से वो ओपनिंग होता है जहाँ से ये ओवम जो है वो सीक्रेट होता है. दिस oocytes इट एंटर्स थ्रू द ओपनिंग. अब ये सीलिया होते हैं इसके अंदर में, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो इस ओविडक्ट को पुश करने के लिए हेल्प करते हैं यूट्रस तक आने के लिए. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द मिडिल पार्ट ऑफ द फेलोपियन डक्ट. यहाँ पे आपको फेलोपियन डक्ट दिखी हुई है, ये जो डक्ट दिख रही है दिस इज द फेलोपियन डक्ट. ये साइट होता है फर्टिलाइजेशन का और यहाँ से लेके वेजिना तक फिर ये आगे जाके यहाँ पे डेवलप्ड होने का काम होता है. और इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस इट हेल्प्स इन द पार्ट्यूरेशन. तो इस तरह से ये हर ऑर्गन का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है और ये उस तरह से काम करते रहता है. तो आपने देखा कि किस तरह से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कर रही है. उसके बाद में ये जो वेजिना होता है, ये वेजिना जो है इट इज द पैसेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर यहाँ
हो रही है तो ये बर्थ कैनल भी है और कॉपुलेटरी पैसेज भी होता है। तो ये है इम्पोर्टेंस इस वेजिना का। अब हम देखते हैं कि हाउ द गैमेट्स आर फॉर्म। तो मैंने बताया आपको स्पर्म्स जो होते हैं ये टेस्टिस में तैयार होते हैं। कब तैयार होते हैं? जब मैच्योरिटी शुरू हो जाती है और ये टिल डेथ दिस स्पर्म्स आर गिवन आउट बाय द टेस्टिस। उसके साथ ही जो फीमेल होती है इनके अंदर में हमने पहले ही बता दिया है कि बर्थ के समय ही 2 to 4 मिलियंस 2 to 4 मिलियंस बता रही हूँ मैं, देखिए 2 to 4 मिलियंस ऑफ दी immature oocytes are present in the ovary of the female fetus। अब जब वो बराबर from the age of 10 to 17 years तो एक एक ओवम हर मंथ में यहाँ से रिलीज होना शुरू होता है। कब तक होता है? तो जब तक मेनोपॉज नहीं आता है। 45 years लेडीज के ये एक एक ओवम यहाँ से रिलीज होते रहता है। ये जो oocyte है ये मैच्योर्ड होता है। जब मेनोपॉज हो जाएगा तो स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेक्स प्लेस। यानी क्या हो रहा है? 45 to 50 years के बाद में सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स विच कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट आइदर स्टॉप्स और इट बिकम्स इरेगुलर एंड दैट पीरियड इज नोन एज मेनोपॉज पीरियड। अब हम देखते हैं कि हाउ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि व्हेन द स्पर्म इट फर्टिलाइजेस विद द ओवम जाइगोट इज फॉर्म्ड। इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। दिस फर्टिलाइजेशन इट इज इंटरनल इन ह्यूमन, यानी बॉडी के अंदर में होने वाला फर्टिलाइजेशन होता है। सीमेन जो है वो इजैक्यूलेटेड किया जाता है वेजिना में और उसके बाद में आउट ऑफ द फ्यू मिलियन स्पर्म्स आपको दिख रहे हैं इस वीडियो क्लिप में हाउ द स्पर्म्स दे आर गेटिंग ट्रेवल्ड इनसाइड द बॉडी। तो इस तरह से इतने सारे स्पर्म्स प्रेजेंट है और ये स्पर्म्स में से इतने मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रेजेंट है तो उसमें से एक ही स्पर्म फर्टिलाइज्ड होता है ओवम में इन द ओविडक्ट। तो हम लोगों ने जो ओविडक्ट देखा हुआ था उस ओविडक्ट में जाके यहाँ पे जाके अगर यहाँ पे एक oocyte है तो यहाँ जाके ये स्पर्म फर्टिलाइज्ड होता है। इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है और ये स्पर्म पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करता हुआ फ्रॉम वेजिना टू यूट्रस टू ओविडक्ट ट्रैवल करते करते मैच्योर होके फर्टिलाइज्ड होने के लिए कैपेबल हो जाता है। सो दिस इज हाउ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बीइंग। अब ये फर्टिलाइजेशन हो गया है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होने लगेगा? द बर्थ ऑफ द और द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी और जाइगोट टेक्स प्लेस। तो ये जो है एक बात और हमको याद रखनी चाहिए कि जब दोनों स्पर्म्स और ओवम जो होते हैं ये दोनों मियोसिस प्रोड्यूस होकर पहले ही हैप्लॉइड सेल तैयार हो जाता है। अब ये जो स्पर्म है ये मियोसिस का डिवीजन कंप्लीट होने के बाद में ही वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिमूव यानी वहां से वो रिमूव होता है। whereas in case of oocytes the process of meiotic division it completes after ovulation during fertilization। इस तरह से दोनों हैप्लॉइड कंडीशन में होके जाइगोट जो है वो डिप्लॉइड कंडीशन में तैयार हो जाता है। नाउ लेट अस सी अबाउट डेवलपमेंट एंड द बर्थ। एक बार जाइगोट तैयार हो गया है फिर उसमें नाइटोटिक डिवीजन होने लगेगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने लगेगा। जैसे ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने लगता है तो ये जो ओविडक्ट है यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद में वो इस यूट्रस वाले पार्ट में आता है और इस यूट्रस में इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। जैसे एक बेबी को कुशन दिया जाता है उसी तरह से यहाँ पे भी उसे एक कुशन दिया जाता है और इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये इम्प्लांटेशन बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो बेबी का अच्छे से ग्रोथ हो सके, उसको नर्चर दे सके और इस तरह से यहाँ पे प्लासेंटा भी तैयार हो जाता है जो प्लासेंटा इनको फूड न्यूट्रिशन देने का काम
काम करता है। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 9 मंथ तक शुरू होती रहती है और 9 मंथ के बाद में फिर जब बेबी पूरी तरह से, यहाँ देखिए आपको स्टेजेस दिखाए हुए हैं किस तरह से फीटस डेवलप्ड होते रहता है और फिर 9 मंथ के बाद में एक पूरा बेबी जो है वो तैयार हो जाता है और जब वो तैयार हो जाता है तो वो बाहर निकलने की तैयारी होती है एंड देन इट कम्स आउट फ्रॉम द मदर्स बॉडी, मदर के वोम में से वो निकलता है बाहर। तो देखिए इस तरह से ये साइकिल होते रहती है। अब अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो व्हाट हैपेंस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में रिपीटेटिव चेंजेस टेक्स प्लेस एंड एट प्यूबर्टी एट द इंटरवल ऑफ 28 to 30 डेज, यहाँ आपको डेज दिखा रहे हैं कि हर समय एक ओवम निकलते रहता है। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये नेचुरल प्रोसेस है और ये 4 हॉर्मोन्स इसे कंट्रोल करते हैं। आप देखोगे यहाँ चारों हार्मोन्स के नाम दिखाए हुए हैं, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब क्या होता है, सबसे पहले एक फॉलिकल जो है यहाँ पे स्टार्ट होता है डेवलप और विद oocytes अंडर द इफेक्ट ऑफ एफएसएच मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, एस्ट्रोजन को डेवलप करता है। यहाँ पे फिर एस्ट्रोजन डेवलप्ड होने लगता है। अब ये एंडोमेट्रियम जो है यूट्रस का, यहाँ पे जाके इट स्टार्ट्स टू डेवलप और फर्स्ट साइकिल जो है ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल यहाँ पे आके डेवलप्ड होने लगता है, फॉलिकल डेवलप्ड होने लगता है। इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएचएस यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है यहाँ पे आके वो बर्स्ट हो जाता है और oocyte रिलीज हो जाता है। यहाँ पे इस ओविडक्ट के पैटर्न में oocyte रिलीज हो जाता है। रिमेनिंग टिश्यू ऑफ दिस बर्स्ट फॉलिकल दे फॉर्म द कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम तैयार हो जाता है जो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करने का काम करता है। तो इस तरह से ये दोनों हार्मोन सिक्रेट हो जाते हैं। अब एंडोमेट्रिकल ग्लैंड जो होती है, जो यहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे क्या होने लगता है, सिक्रीशन तैयार होते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे डेवलप्ड हुआ है ना, वो ये क्या करेगा, सिक्रीशंस तैयार करने लगता है। अब ये सिक्रीशंस रेडी फॉर इम्प्लांटेशन हो जाता है। उनको लगता है कि हाँ फर्टिलाइजेशन होने वाला है, यहाँ पे एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन करना है। तो इस तरह से इम्प्लांटेशन करने की तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन अगर ये oocyte यहाँ का जो है, ये oocyte अगर फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो क्या हो रहा है, 24 आवर्स के अंदर में अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है और इस तरह से कॉर्पस अल्बिकन में वो कन्वर्ट हो जाता है। सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी रुक जाएगा और एंडोमेट्रियम जो होता है वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लगता है और फिर वो क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम और डीजनरेटेड एंडोमेट्रियम इट स्टार्ट्स डिस्कार्डेड थ्रू द वैजिना। यहाँ आपको दिख रहा है वीडियो में, अकम्पनीड बाय द ब्लीडिंग। इस तरह से ये 4 से 5 दिन तक ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड चलते रहता है। ये कब तक चलते रहेगा, अगर जब भी oocyte फर्टिलाइज नहीं होता है तब होते रहेगा और एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता है। अगर ये एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया यहाँ पे यूट्रस में तो ये साइकिल स्टॉप हो जाती है टिल पार्ट्यूरेशन, यानी जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता है एंड द पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, तब तक ये साइकिल स्टॉप हो जाती है। इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय वुमेन्स को बहुत सीवियर पेन्स होते हैं, वीकनेस आता है बिकॉज ऑफ द हेवी ब्लीडिंग और इसीलिए इनको इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं and therefore there is a need of the rest within the proper hygienic conditions। इस तरह से ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है। मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट द पेरेंट्स दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द बेबीज। काफी रीजंस होते हैं। अगर हम वुमेन्स की बात करते हैं तो इरेगुलरिटी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, oocytes प्रोडक्शन ठीक से नहीं होता है, ओविडक्ट में अगर कोई रुकावटें आती है या इम्प्लांटेशन में अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो लेडी
बेबी को बर्थ देने में इनसफिशिएंट होती है। मैन में भी अगर स्पर्म्स एब्सेंट है सीमेन में, या बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट है स्पर्म्स का, या कोई एनोमोलीज आ गई है, तो ऐसे कंडीशन में मैंस ऑल्सो दे आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस द बेबीज। इस तरह से क्या होता है, फिर मॉडर्न टेक्निक्स का हेल्प लिया जाता है। देर आर वेरियस मॉडर्न टेक्निक्स विच आर टेकिंग प्लेस इन द मेडिकल फील्ड। तो सबसे पहला जो आपको दिखाया हुआ है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट इन टेस्ट ट्यूब, और एम्ब्रियो जो इन्फॉर्म हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद में, उसको फिर मदर के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है, इन द लैब हो रहा है, इसीलिए इसे आईवीएफ टेक्निक कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब में इसका फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियो डेवलप किया जाता है। तो ये मॉडर्न टेक्निक है। ये कब की जाती है, जब यहाँ पे लेस स्पर्म काउंट होते हैं, या फिर ऑब्स्टैकल इन द ओविडक्ट, जब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, तब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है। सेकेंड है एग्जाम्पल सेरोगेसी का। सेरोगेसी क्या होता है कि जनरली वुमेन्स में हैव द प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस। तो ऐसे समय में oocytes को कलेक्ट किया जाता है मदर के ओवरी में से, और इसको फर्टिलाइज किया जाता है फादर के स्पर्म के साथ में इन टेस्ट ट्यूब। जब ये एम्ब्रियो तैयार हो जाता है इम्प्लांटेशन के लिए, तो दूसरे वुमेन के यूट्रस में इसे इम्प्लांट किया जाता है। इस तरह से जो मदर के, जो लेडीज के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, उस मदर को सेरोगेट मदर का नाम दिया जाता है, और इस प्रोसेस को सेरोगेसी कहा जाता है। इसके ऊपर में आपने काफी मूवीज भी देखी होगी, सीरियल्स भी देखे होंगे। उसके बाद जो तीसरी टेक्निक है उसे कहा जाता है सीमेन बैंक या स्पर्म बैंक। ये जरा नया एडवांस टेक्निक है, लोगों में बहुत अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। तो मैन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं स्पर्म प्रोडक्शन को लेके। तो ऐसे समय में जो सीमेन होता है इजैकुलेटेड by the desired man, they are stored in the sperm bank after checkup, and as per the wish of the needful couples, उनका oocyte जो है वुमेन का, उसको आईवीएफ करके बाहर फर्टिलाइज करके फिर रिजल्टेंट एम्ब्रियो जो तैयार हो रहा है उसे इम्प्लांट कर दिया जाता है मदर के यूट्रस में, और सीमेन डोनर का नाम सीक्रेट रखा जाता है। आपने इसके ऊपर भी मूवी देखी होगी। तो ऐसे काफी आजकल नए टॉपिक्स पे ये मूवीज आ रही है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लेन करने का काम करती है। सो दीज आर द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज विद द हेल्प ऑफ विच नाउ द कपल्स दे कैन हैव देयर ओन बेबीज। उसके बाद में आपने बेबीज से देखा होगा, बहुत सारी जगह आपको ट्विंस दिखते हैं, जुड़वा बच्चे दिखते हैं। अब ये ट्विंस कब फॉर्म होते हैं, तो जब दो एम्ब्रियोज एट अ टाइम साइमल्टेनियसली डेवलप्ड हो रहे हैं यूट्रस में, और दो ऑफस्प्रिंग्स डिलीवर्ड हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, यानी एक ही समय पर, तो इन्हें कहा जाता है ट्विंस। अब ये ट्विंस दो तरह के होते हैं। पहला ट्विंस जो है उसे कहा जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं ये सिंगल एम्ब्रियो से तैयार होते हैं। क्या हो जाता है, जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो 8 डेज के अंदर में ही क्या होने लगता है, एम्ब्रियो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, और दो पार्ट्स में डिवाइड होके दो ग्रुप सेपरेटली डिवाइड होते हैं। दे आर जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर। आप देखोगे ये दोनों बच्चे जो है ये सेम दिख रहे हैं, दे आर जेनेटिकली सिमिलर, और इसके अलावा दोनों सेम जेंडर के होते हैं, आइदर दे आर द बॉयज और बोथ ऑफ देम आर द गर्ल्स। तो इस तरह से अपीयरेंस भी सेम होता है, जेनेटिकली भी सिमिलर दिखते हैं। और इसके बाद में अगर ये जाइगोट कभी कभी क्या हो जाता है कि जब वो डिवाइड होते रहता है तो कॉन्जॉइंट ट्विंस या सियामिस ट्विंस भी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे समय में उनके कुछ बॉडी पार्ट्स ज्वाइंट रहते हैं या कुछ ऑर्गन्स ज्वाइंट होते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल मोनोजाइगोटिक ट्विंस में आता है। सेकेंड जो टाइप है वो है डायजाइगोटिक ट्विंस। डायजाइगोटिक में क्या होता है, ओकेजनली दो oocytes रिलीज होते हैं मदर के ओवरी में से, और दोनों फर्टिलाइज्ड होते हैं और दो जाइगोट तैयार हो रहे हैं, और ये दोनों जाइगोट के एम्ब्रियोज इम्प्लांट होते हैं, और इम्प्लांट होने के बाद में ये डायजाइगोटिक ट्विंस जो तैयार हुए हैं, they are delivered to the
आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट। तो इस तरह से ये दोनों जो है अलग अलग इम्प्लांट हुए हैं, डेवलप्ड हुए हैं और बर्थ भी हो गया है। तो जी हाँ, जेनेटिकली डिफरेंट। यहाँ आप देखोगे एक बॉय दिख रहा है, एक गर्ल दिख रही है। तो साइमल्टेनियसली वो डिलीवर्ड हुए हैं, लेकिन एट अ टाइम दो जाइगोट से आए हुए हैं। तो इस तरह से ये होते हैं डायजाइगोटिक ट्विन्स और ये होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। अब हम लोग इसके लास्ट पोर्शन पे आते हैं, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वी ऑल नो दैट हेल्थ इज अ पर्सनल स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल स्ट्रांगनेस। तीनों चीजें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी स्ट्रांग है तो आप हेल्दी है। लेकिन क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बहुत सारा अवेयरनेस कम है लोगों में। कुछ सोशल कस्टम्स ऐसे होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं, कहीं इलिटरेसी है तो कहीं शाइनेस है कि लेडीज जो है वो ओपन अप होके बात ही नहीं कर पाती है इन सारी चीजों का, और इसकी वजह से उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं ये ओवरऑल हेल्थ को लेडीज के खराब कर सकते हैं। सो ड्यू टू ब्लीडिंग ऑल्सो genitals are needed to clean time to time, otherwise problems may arise। और बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं। मैन के अंदर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगेन क्लीनलीनेस ऑफ द जेनाइटल मस्ट बी मेंटेन। अगर हमको अच्छे जनरेशंस प्रोड्यूस करने हैं तो हमको अच्छा रिप्रोडक्टिव हेल्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें होते रहती है in the sexual reproduction of male and female reproductive system. This is how the reproduction takes place in human being. I hope you all have understood the concept. आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखिए हैं, और आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका आंसर देती हूँ। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू वेरी मच।